हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्यावरण संरक्षण। देखिए, जो पर्यावरण संरक्षण है उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। पर्यावरण संरक्षण, तो देखिए, सबसे पहले पर्यावरण क्या होता है कि पर्यावरण विभिन्न जो जैविक और अजैविक घटकों का क्या होता है, समूह होता है जिनकी गुणवत्ता या मात्रा में जो परिवर्तन होता है तो वो प्रदूषण के रूप में देखा जाता है। जैसे प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारकों को हम पहचान लें तो उससे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। और देखिए, प्रदूषक पोल्यूलेंट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रदूषक हैं तो उसमें दो टाइप्स के हमारे प्रदूषक हैं। एक तो जैसे प्राकृतिक है, यानी कि प्रकृति स्वयं प्रदूषण करती है। दूसरा है मानव जनित। तो देखिए, प्राकृतिक जो होता है 99.5 होता है, यानी कि प्रकृति बहुत ज्यादा प्रदूषण करती है, लेकिन इतना हानिकारक नहीं होता है कि जितना मानव का जो 0.5% जो मानव प्रदूषण करता है वो हानिकारक होता है। अब देखिए, जो प्रकृति है धूल भरी आंधियां चलाती है, ज्वालामुखी क्रिया करती है, परागण करती है, श्वसन, आर्कटिक चिमनियां हैं, चारा चरने वाले जंतु हैं, या फिर जो प्राकृतिक दावानल यानी कि जो जंगलों में आग लगती है, ये प्रकृति प्रदूषण करती है। परसेंटेज कितना है? 99.5। लेकिन इसका जो इफेक्ट है इतना नहीं होता है जितना कि जो मनुष्य द्वारा 0.5% होता है उसका होता है। जैसे कि औद्योगिक अपशिष्ट है, घरेलू अपशिष्ट है, कृषि अपशिष्ट है, या फिर जीवाश्म ईंधन का दहन है, या फिर ई वेस्ट, या जो रेडियो धर्मी है। तो जो मनुष्य का है प्रदूषण वो प्रकृति पे हावी है, इसने जो प्रकृति का दोहन किया है। और अब जो प्रदूषक है उनमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषण में अंतर। तो देखिए, जैसे कि प्राथमिक प्रदूषक है कि जिस रूप में उत्सर्जित किए जाते हैं उसी रूप में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जैसे हमारा CO2 है, CH4 है। द्वितीय प्रदूषक कि प्राथमिक प्रदूषण से अन्य पदार्थों में कन्वर्ट होते हैं और फिर प्रदूषण करते हैं, जैसे पान है, यानी परऑक्सी एथिल नाइट्रेट है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड और पराबैंगनी किरणों समाहित होती है। अम्लीय वर्षा इसमें होता है H2SO4 और HNO3। ऐसे स्मोक होती है, स्मोक में होता है क्या, स्मोक और फॉग। देखिए, जो गुड़गांव क्षेत्र है जो हाईवे का, तो या फिर जो दिल्ली दिल्ली के आसपास का जो एरिया है गुड़गांव का, तो यहाँ जो स्मोक है, जो पराली जलाते हैं किसान, जो कृषि का अवशेष बच जाता है, तो उससे जो स्मोक वाली प्रॉब्लम होती है, जिससे ट्रैफिक वगैरह में बहुत समस्या होती है। देखिए, प्रदूषक जैव अपघटनीय भी होते हैं और जैव अनअपघटनीय भी होते हैं। ये दो टाइप हैं इनके अपघटन के आधार पे। यदि इनका अपघटन यदि सूक्ष्म जीवोदक के द्वारा हो जाता है तो इसे हम जैव अपघटनीय कहते हैं। जैसे कि सभी जैविक अपशिष्ट, जैसे मल मूत्र कृषि अपशिष्ट, यानी कि जो भी हमारे कपड़े वगैरह हैं, कागज वगैरह हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, तो इनका जो अवशोष अपघटन है इनके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो जाता है। इसके अलावा जैव अपघटनीय, जैसे बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसमें क्या होता है कि ये जो प्रकृति में अपघटित नहीं होते हैं और कई सालों तक ऐसे कैसे बने रहते हैं। जैसे पारा है मोस्ट एग्जाम्पल, DDT है, पॉलीथीन है, ये कई सालों तक इसमें बने रहते हैं और इनका अलग अलग टाइमिंग होता है जिसमें ये जैव अपघटित होते हैं। कौन से? जैव अपघटनीय वाले, ऐप अपघटनीय वाले। देखिए, वायु प्रदूषण है, वायु की गुणवत्ता में हानिकारक प्रदूषण वायु प्रदूषण कहलाता है। इसके कारण है, देखिए, जीवाश्म ईंधन का दहन, दावानल, औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जित धुआं, ग्रीन हाउस गैसों से उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। देखिए, वायु प्रदूषण का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक परसेप्टर का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि दो इसमें जैसे प्लेटें होती हैं, आवश्यक प्लेटें होती हैं, इस तरह से लगी होती हैं, तो इससे जो धुआं निकलता है तो जो धनायन ऋणायन जितने भी आयन होंगे वो इसके द्वारा इनकी जो
प्लेटें हैं उन पे चिपक जाएंगे और जो वातावरण में प्रदूषक है वो नहीं मिक्स होगा। तो औद्योगिक इकाइयां, चिमनियों से निकलने वाले धुआं, जितनी यानी कि चिमनियां हैं उसमें इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर का अगर यूज करें तो वायु प्रदूषण नियंत्रित हो सकता है। देखिए एक जो कैटलिस्ट कन्वर्टर होता है, ये जो CO होता है उसको CO2 में कन्वर्ट करता है। देखो उत्प्रेरक परिवर्तन में क्या होता है कि जो गाड़ियों का जो धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका ऑक्सीकरण करने में प्रयुक्त किया जाता है। तो इससे जो उत्सर्जित गैसें हैं, ऑक्सीकरण के बाद जो गैसें उत्सर्जित होंगी वो होंगी CO2 जो कि कम हानिकारक है। इसमें यूज करते हैं AU, प्लेटिना और कुछ धातुएं जो कैटलिस्ट की तरह इसमें काम में ली जाती हैं। देखिए भारत सरकार द्वारा वायु प्रदूषण अधिनियम कब बनाया गया? 1981 में बनाया गया था। इसके अलावा भारत में 1 अप्रैल 2020 से BS6 के जो भारत स्टेज 6 के वाहनों की बिक्री स्टार्ट होगी और वर्तमान में यही वाहन जो शोरूम में प्रचलित है। 1987 में भारत ने वायु प्रदूषण अधिनियम में संशोधन किया था और तेज ध्वनि है 80 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना ये ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आएगा। 2000 में ध्वनि प्रदूषण अधिनियम बनाया गया था। देखिए ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सरकार क्या करती है, आवासीय या व्यवसायिक क्षेत्र है या औद्योगिक क्षेत्र है उसके लिए अलग से एक ध्वनि का जैसे बोर्ड वगैरह वहां लगा देती है कि इतनी ध्वनियां अलाउड है। इसके अलावा जो हाईवे होते हैं वहां जो पौधारोपण किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं ग्रीन मफलर, यानी कि सड़क के दोनों किनारों की और पौधे लगाए जाते हैं, क्योंकि पौधे क्या करते हैं ध्वनि को भी एब्जॉर्ब करते हैं और ये जो पोल्यूशन है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस है, इसके बारे में यदि बात करें तो पृथ्वी के टेम्परेचर में इसमें वृद्धि हो रही है और इसी कारण जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस से कंटिन्यू बना रहता है। तो देखिए जैसे सौर विकिरणें आ रही हैं तो वो पृथ्वी से टकराएंगी, फिर पृथ्वी कुछ विकिरणों को अवशोषित कर लेगी तथा कुछ को परावर्तित कर देगी। अब कुछ परावर्तित भाग है जो इन बादलों से टकरा के वापिस जो पृथ्वी की ओर लौट आता है और जो ये भाग जो पृथ्वी की ओर लौट आता है ये क्या करता है, जो वायुमंडल की निचली परतों में ये रह जाएगा और धीरे धीरे क्या होता है कि पृथ्वी के टेम्परेचर में इससे वृद्धि हो जाती है और इसे हम क्या कहते हैं ग्रीन हाउस से प्रभाव कहते हैं। देखिए पृथ्वी का औसत तापमान इसके कारण 15 डिग्री सेल्सियस बना होता है और जो ग्रीन हाउस गैसें हैं CO2 है, CH4 है, CFC है एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इस टॉपिक से रिलेटेड जैसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है गैसों का जो क्रम, और जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसके कारण जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है इसे हम क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी पृथ्वी का ताप बढ़ना। तो देखिए इनका क्रम क्या है, 60% होती है CO2, 20% होती है CH4 और 14% होती है CFC और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो 6% होते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि के कारण जो पृथ्वी के टेम्परेचर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसके कारण जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके उपयोग में कमी लाने के लिए कई तरह के सम्मेलन होते रहते हैं। जैसे क्योटो शहर में 1997 में पहला हुआ था जो ग्रीन हाउस गैसेज के रिलेटेड था, कि जो 2005 में फिर हुआ जो मराकेश समझौता हुआ था, इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती लाने की बात हुई थी। अब जो ओजोन लेयर है उसका क्षरण कैसे हो रहा है कि जो ओजोन लेयर क्या करती है कि जो यूवी रेज आती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो जो ओजोन लेयर में छिद्र होने के कारण ये जो यूवी रेज हैं ये पृथ्वी पर पहुंचती हैं और इससे जो चर्म रोग हैं वो हो रहे हैं, स्किन के लिए नुकसानदायक होती है, पौधों के लिए भी ये नुकसानदायक होती है। अब जो ओजोन लेयर है वर्तमान में ये ओजोन छिद्र भरा जा चुका है। अब देखिए जो समताप मंडल है उससे ये गैसें ये जो विकिरणें हैं ये पृथ्वी पे आ रही हैं, क्योंकि ओजोन छिद्र में के कारण यहाँ आ रही है। तो समताप मंडल में क्या होती है, एक O3 ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ये भी पूछा जाता है कि जो O3 गैस की जो परत है वो कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है।
ये क्या करती है, ओजोन परत यूवी रेज है उनको अवशोषण का काम करती है। यूवी रेज मनुष्य में अंधापन, त्वचा का कैंसर का कारण होती है। यूवी रेज में यूवी बीटा विकिरण होती हैं और ओजोन परत की जो मोटाई है वो डोप्सन में मापी जाती है। तो ये प्रदूषण उत्पन्न करने वाली सीएफसी गैस के कारण ओजोन परत की जो मोटाई है 300 डोप्सन इकाई यानी कि 3 mm में कमी आने लगती है। देखिए प्रतिवर्ष जो दिसंबर में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र दिखाई देता था, लेकिन वर्तमान में ये भरा जा चुका है। ठीक है, सीएफसी का उत्सर्जन होता है रेफ्रिजरेटर, एसी और जेट विमानों से, तो ये भी पूछा जाता है। वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम 1985 में वियना कन्वेंशन, ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें ओजोन परत नष्ट करने वाली गैसों के उत्सर्जन में कटौती की बात कही गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1987 में ये हुआ था। इसके अलावा हेलेंस्की समझौता 1987 में हुआ था। अम्लीय वर्षा, देखिए अम्लीय वर्षा में क्या है कि जो बारिश का जल है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, लेकिन इस वायु प्रदूषण के कारण जो वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसकी पीएच को 5.6 से कम कर देते हैं। यानी कि इसमें जो H2SO4 है और HNO3 मिक्स हो जाते हैं, जिससे जो वर्षा कैसी होती है, अम्लीय वर्षा होती है। अब अम्लीय वर्षा से पौधे सूखे नष्ट हो जाते हैं, तो पानी है वो अम्लीय हो जाता है, तो पशुओं की पीने लायक वो नहीं रहता। मृदा के उपजाऊपन में कमी आती है। महासागरीय अम्लता, मार्बल का नष्ट होना, जिसे हम स्टोन लेप्रोसी बोलते हैं, जिसके कारण हमारा ताजमहल है वो अपनी सुंदरता खो रहा है, लगातार पीला हो रहा है। देखिए स्मोक क्या होता है, स्मोक यानी कि स्मोक प्लस फॉग, यानी कि कोहरे या फॉग के साथ धुएं एवं उसमें उपस्थित गैसों का मिलना। तो देखिए दो तरह के स्मोक है इसमें। जैसे क्लासिकल स्मोक है 1952 में लंदन में हुआ था, इसमें सल्फर वाली जो गैसें हैं। और अपचायक प्रकृति का होता है फोटोकेमिकल स्मोक, ये नाइट्रोजन युक्त गैसें होती हैं और ऑक्साइड प्रकृति का होता है। नेक्स्ट देखिए जल प्रदूषण। देखिए जल प्रदूषण में क्या होगा कि जो शुद्ध जल की मात्रा और गुणवत्ता में यदि नकारात्मक परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, जल प्रदूषण। देखिए जल प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो कृषि कार्य एवं रासायनिक खाद का प्रयोग करना है। अब जल प्रदूषण में एक और जो कार्बनिक पदार्थ है वो किसी जलाशय में पहुंच जाए तो उसे हम कहते हैं सुपोषित झील, या फिर जैसे कोई शैवाल है उसमें इतनी तेजी से वृद्धि करता है कि जो अन्य जीव हैं उनके लिए जो इसमें ऑक्सीजन है उसकी कमी होने लगती है, क्योंकि ये सभी जीवों की ऑक्सीजन को खुद ग्रहण कर लेता है। तो इसे हम कहते हैं शैवाल प्रस्फुटन। और इससे क्या होता है कि अन्य जीव मरने लगते हैं और जलाशय प्रदूषित हो जाता है। देखिए एक वर्ड और यहां से पूछा जाता है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी की फुल फॉर्म। तो ये क्या होता है, कार्बनिक प्रदूषकों का ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की जो आवश्यक मात्रा है मिलीग्राम में, वो बीओडी कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है, 1 लीटर जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 5 दिन में कार्बनिक प्रदूषकों को ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक CO2 की मात्रा। तो देखिए जैसे बीओडी की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी मात्रा अधिक होगी तो प्रदूषण भी ज्यादा होगा। देखिए जैव आवर्धन क्या होता है कि जब कोई जैव अनअपघटनीय प्रदूषक यानी कि जैसे कि मरकरी है, ये किसी खाद्य श्रृंखला में पहुंचकर वहां लगातार वृद्धि करता है, तो इसे हम जैव आवर्धन कहते हैं। देखिए जैव आवर्धन दर्शाने वाले प्रदूषक है जैसे डीडीटी है। जैसे पहले घरों में हमारे जो डीडीटी का छिड़काव किया जाता था, आजकल ये बंद कर दिया गया है, और शायद 1970 के करीबन या 60, इतना मेरा कंफर्म नहीं, अमेरिका में ये पहले ही बैन किया जा चुका था। और इंडिया में भी करीबन 20-25 साल हो गए शायद इसको बैन किए हुए। तो इसमें क्या होता था कि जो जैव आवर्धन की इसमें क्षमता होती है, यानी कि अगर डीडीटी का छिड़काव कर रहे हैं तो वो कोई उपयोगी ही नहीं था।
इसके अलावा जो पारा है, मरकरी है, जैसे कि किसी जल स्रोत में जिससे पारा चला गया और वहां से जैसे कि मान लो किसी मछली ने खा लिया, तो ये फिर जैसे मान लो अगर किसी मछुआरे ने लिया तो ये इससे एक इनकी चैन बनती जाती थी वो। अब भारत सरकार ने जल प्रदूषण के संबंध में 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम पारित किया था। अब देखिए पेयजल शुद्धिकरण है वो 3 चरणों में होता है। जैसे कि इसका पहला भौतिक चरण है जिसमें जो बड़े बड़े आकार के टैंक होते हैं उसमें बड़े आकार की अघुलनशील अशुद्धियां हैं, जैसे कि पत्थर वगैरह जो कुछ भी है इसमें वो तली में बैठ जाता है तथा शेष जल को पृथक कर लेते हैं। सेकंड में जैविक क्रिया है। इसमें क्या होता है कि जैविक एवं अकार्बनिक अशुद्धियां हैं उनको सूक्ष्मजीवों की सहायता से हटाया जाता है। थर्ड है रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया में क्या होता है कि अंतिम चरण होता है, इसमें O3 गैस, ओजोन गैस, यूवी रेज या पराबैंगनी, जिससे रासायनिक पदार्थों की सहायता से अशुद्धियों को दूर किया जाता है। और इसके क्लोरीकरण इस चरण को भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन का उपयोग भी किया जाता है। देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण है उनको कैसे दूर किया जाता है, तो देखिए जो हमारे जो न्यूक्लियर प्लांट है तो वहां जो रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है तो उनसे जो नाभिकीय कचरा निकलता है उसका निस्तारण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे पारिस्थितिक तंत्र है उसके लिए बहुत हानिकारक है। अब इनसे प्रदूषण से क्या क्या होता है, कैंसर होता है, एलर्जी, डीएनए में उत्प्रेरण होता है। तो इसलिए इनका निस्तारण हम करते हैं कि जहां भी जैसे प्लांट वगैरह लगे होते हैं तो वहां पहले से ही गड्ढे बना दिए जाते हैं और इनका टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि इतने टाइम के बाद इनको बड़े आकार के गड्ढे खोदकर वहां दफना दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि देखिए नाभिकीय से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, जैसे कि रूस के चेरनोबिल और जापान के फुकुशिमा में रेडियो विकिरण से घटनाएं हुई थी, जो अमेरिका ने यहाँ बम गिराए थे, जो परमाणु बम। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जो भारी धातुएं हैं उनकी जैसे जीवन अवधि खराब हो जाती है, तो अगर इनका हम निस्तारण नहीं करते तो ये जल मृदा और मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। जैसे ई वेस्ट है, ई वेस्ट के निस्तारण के लिए कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है, तो ये लैंडफिल होती है, यानी कि गड्ढा खोद के गाड़ देना। इकोसैन है। इकोसैन क्या है, आज के टाइम में जो बायो टॉयलेट है इनका उपयोग किया जाता है। ये क्या करते हैं, मलमूत्र आदि का अपघटन करके जीवाणु की सहायता से पर्यावरण फ्रेंडली होते हैं। इससे जल की बचत होती है और जो पानी है उसका पुनर्चक्रीकरण कर वापस उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा फ्लाई ऐश है। कार्बनिक पदार्थों के दहन से उत्पन्न धुएं में कार्बनिक पदार्थों के क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, इसे हम फ्लाई ऐश कहते हैं। और फ्लाई ऐश से जो इको फ्रेंडली ईंटों का निर्माण किया जाता है। अब देखिए विभिन्न प्रदूषक है, इनसे रिलेटेड जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जैसे मिनीमाटा रोग है किसके प्रदूषण के कारण होता है, मरकरी के कारण। ब्लैक फुट रोग किसके कारण होता है, आर्सेनिक प्रदूषण के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये जो मीटा हीमोग्लोबिन का इसमें निर्माण होता है वो किसके कारण होता है, जर्मन नाइट्रेट प्रदूषण के कारण। फ्लोरोसिस किसके कारण होता है, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा के कारण, जिसमें दंत क्षरण वगैरह हड्डियों के क्षरण होता है। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 में, कीटनाशक एक्ट 1968 में, जल प्रदूषण एवं नियंत्रण एवं निरोध 1974 में, वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निरोध 1981 में, ऐसे ही ध्वनि प्रदूषण से संबंधित आया था 2000 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।